Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for class 12 physical activity trainer code 845. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CBSE 2025 बोर्ड क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर हम सभी सॉल्यूशंस का डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एंड इससे पहले हमने आंसर प्रेजेंटेशन वीडियो में डिस्कस किया था कि आपको बोर्ड एग्जाम में आंसर्स कैसे प्रेजेंट करने हैं। सो आपको अपनी प्रेजेंटेशन इंप्रूव करने के लिए वो वीडियो जरूर देखनी है। आज का पेपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलती है तो कुछ इस तरह का फर्स्ट पेज होता है, फ्रंट पेज क्वेश्चन बुकलेट में, जहां पर आपको अपना रोल नंबर, बोर्ड रोल नंबर मेंशन करना होगा एंड देन यहाँ पर सेट एंड क्वेश्चन पेपर कोड गिवन होगा। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेक करने हैं क्वेश्चन पेपर में। देन क्वेश्चन पेपर कोड, सेट नंबर, ये सभी टाइटल पेज पर, जो आंसर बुक का टाइटल पेज है फर्स्ट पेज, उस पर मेंशन करना है। वहां पर बाकी डिटेल्स भी फिल की जाती हैं विद द हेल्प ऑफ एडमिट कार्ड। देन जब आप आंसर्स अटेम्प्ट कर रहे हैं तो सभी क्वेश्चन के सीरियल नंबर प्रॉपर्ली मेंशन करेंगे एंड 15 मिनट्स स्पेशली आपको क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। 10:15 AM पर आपको पेपर मिलेंगे एंड 10:15 से 10:30 AM तक आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने हैं। ये क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम है, इसमें आपको कोई भी आंसर नहीं लिखना है। सो जब आप ये क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं तो हर एक इंस्ट्रक्शन को, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये भी कंफ्यूजन रहता है कि कितने टाइम का होता है ये पेपर। ये 2 आवर्स का होगा एंड थ्योरी बोर्ड एग्जाम 50 मार्क्स का होता है। रिमेनिंग 50 मार्क्स होते हैं प्रैक्टिकल बोर्ड एग्जाम के। जब आप क्वेश्चन बुकलेट ओपन करेंगे तो सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस गिवन होंगे एंड आपको ये भी ध्यान से पढ़ने हैं। सबसे पहले यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस गिवन होंगे जो कि 21 होंगे। देन ये 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जिसमें 1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। देन सेक्शन बी में होते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने होंगे 2 एंड 4 मार्क्स के लिए। देन इंटरनल चॉइस गिवन होगी बट वो स्पेसिफिकली उसी क्वेश्चन में मेंशन्ड होती है कि वहां पर कितनी चॉइस है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम अटेम्प्ट करेंगे एंड ये जरूरी नहीं है कि आप कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। बट जो भी सेक्शन पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके सारे क्वेश्चंस को एक करेक्ट ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है। सेक्शन बी पहले कर रहे हैं तो सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन पहले करेक्ट ऑर्डर में, फिर सेक्शन ए के सारे करेक्ट ऑर्डर में, या फिर अगर सेक्शन ए को पहले कर रहे हैं तो उसके सारे क्वेश्चन एक ऑर्डर में। तो आपको सभी सीक्वेंस में अटेम्प्ट करने हैं। देन सेक्शन ए यहाँ पर 24 मार्क्स का होगा एंड इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है बट फिर भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, आप उसके बारे में श्योर नहीं है बट फिर भी आपको लगता है कि हाँ ये आंसर हो सकता है, तो आप उसको मेंशन करें। ठीक है, इस बात से नहीं डरना है कि हमारे मार्क्स कट हो जाएंगे, नहीं होंगे, वहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, अगर कोई 1 मार्क का क्वेश्चन है और उसमें आपने गलत आंसर लिख भी दिया तो आपको 0 मिलेगा। ठीक है, -1 नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर -1 मिलता तब होती नेगेटिव मार्किंग, बट नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। देन सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ये 26 मार्क्स का होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन पैटर्न को समझेंगे, फॉर्मेट को समझेंगे। सबसे पहले सेक्शन ए में आपको 5 क्वेश्चंस गिवन होंगे एंड हर एक में सब पार्ट्स होंगे। क्वेश्चन में ही मेंशन होगा कि कितने सब पार्ट्स हैं और आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर बेस्ड होगा जहां पर 6 क्वेश्चंस होंगे और आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। तो जो 4 आपको अच्छे से आते हैं, जिनमें आप श्योर हैं, वो आप अटेम्प्ट करें। देन सेकंड से लेके 5th तक ये होंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल से, और यहाँ पर हर एक में आपको 6 क्वेश्चंस गिवन होंगे जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने होंगे। देन सेक्शन बी, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने होते हैं। सबसे पहले 2 मार्क्स के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 5 क्वेश्चंस गिवन होंगे जिसमें से आपको 3 आंसर करने हैं। देन सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के 2 मार्क्स क्वेश्चंस, ये 6 क्वेश्चंस होंगे एंड इसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। एंड देन 4 मार्क्स क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चंस एंड इसमें से 3 अटेम्प्ट करने हैं। दिस विल बी द फॉर्मेट। Now we are starting section A objective type questions. Question 1, यहाँ पर हम employability skills के objective type questions attempt करेंगे। सबसे पहले हमें आंसर प्रेजेंटेशन कैसे देना है। देखिए, जब आपको शीट मिलती है, आंसर शीट बोर्ड एग्जाम में, यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड पर मार्जिन पहले से मिलेगा। बट राइट साइड पर कोई मार्जिन नहीं होगा। बट जब हम बात कर रहे हैं पीएटी एग्जाम की तो इतना लेंदी एग्जाम नहीं होता है, तो यहाँ पर आप राइट साइड पर भी मार्जिन ड्रॉ कर सकते हैं स्केल की हेल्प से।
एंड जब आप कोई भी न्यू सेक्शन स्टार्ट करते हैं तो पहले आपको उसकी हेडिंग मेंशन करनी है एंड देन आपको क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करना है। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर पुट करेंगे। जब हमारे पास एक क्वेश्चन में सब पार्ट्स हो, जैसे यहाँ पर 1 क्वेश्चन है तो इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह से सब पार्ट्स हैं, तो हर एक के बीच में 1 लाइन का गैप देना है। ओके, एंड जो क्वेश्चन नंबर है और जो ये फॉर्मेट है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पर फर्स्ट लिखा है, सेकंड लिखा है, तो ये एग्जैक्टली वैसा ही होना चाहिए जैसा क्वेश्चन पेपर में है। आप इसको अपनी मर्जी से ABCD में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ओके, आप इसको वैसे ही लिखेंगे जैसा क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा। ओके, एंड यहाँ पर क्योंकि मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर समझा रही हूँ, इसलिए मैं आपको सभी पार्ट्स एक्सप्लेन करूंगी, सभी के आंसर्स बताऊंगी, बट आपको एग्जाम में आंसर मतलब जो इंस्ट्रक्शन है उसका ध्यान रखना है कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ 4 अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पर मुझे समझाने के पर्पज से आपको सभी बताने होंगे, बट आपको एग्जाम में जो इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करने हैं। ओके, सो डिस्कसिंग फर्स्ट क्वेश्चन। Acronym means is a set of simple rules that help to capitalize words correctly. What does letter S refer to? One capitalization rule. So हमने capitalization rules के लिए एक acronym means डिस्कस किया था, जिसमें हमें बताया गया था कि हमें कौन कौन से वर्ड्स को कैपिटल लिखना होता है, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाना होता है। सो यहाँ पर means में S का मतलब क्या है? S का मतलब है स्टार्टिंग लेटर ऑफ द सेंटेंस, हम हमेशा उसको कैपिटल बनाते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। एंड जब भी आप MCQ का आंसर देते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर के साथ ऑप्शन भी मेंशन करना है। ओके, इसी तरह से आपको अपना प्रॉपर आंसर प्रेजेंटेशन देना है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, which of the following is not an environmental barrier that the entrepreneur faces? एनवायरमेंटल बैरियर का मतलब है जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां पर क्या बैरियर है। सो वहां पर क्या बैरियर नहीं है ये हमें बताना है, नॉट एन एनवायरमेंटल बैरियर। सो यहाँ पर A, C एंड D ये सभी एनवायरमेंटल बैरियर है, मीन्स जहां हम काम करते हैं वहां पर ये सभी बैरियर्स हो सकते हैं। बट B, सेल्फ डाउट, ये हमारा पर्सनल बैरियर है, ये हमारी वजह से होता है, जब हमें खुद पर डाउट होता है कि हम कोई चीज कर पाएंगे या फिर नहीं, तो ये बैरियर है बट पर्सनल बैरियर। सो the correct option is B, self doubt. Then next question, यहाँ पर हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन हैं गोल सेटिंग के बारे में। पहले दोनों स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। स्टेटमेंट फर्स्ट, setting clear and accurate goal is the first step we need to take to meet the targets. अपने टारगेट्स को मीट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए आपको क्लियर एंड एक्यूरेट गोल बनाना होगा सबसे पहले। देन स्टेटमेंट सेकंड, one must evaluate the resources and tools needed to achieve desired results and ensure whether they are available. Means आपको पहले से ही देखना होगा कि जो आप results achieve करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास resources and tools हैं, क्या वो available हैं, उन सभी की आपको evaluation करनी होगी। So क्या ये दोनों statements correct हैं? बिल्कुल, यहाँ पर statement first और second दोनों correct हैं। So the correct option will be A. Then next, मैच द फॉलोइंग। सो यहाँ पर हमें पर्सनालिटी डिसऑर्डर गिवन है और करेस्पॉन्डिंग उनकी क्वालिटीज गिवन है। सो हमें आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले पैरानॉइड। सो पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में हम दूसरों पर भरोसा नहीं करते, हमें लगता है कि दूसरे हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। सो ए के लिए करेक्ट मैच है सेकंड। बट यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस को देखें, सो ए के लिए सेकंड हमें दो ऑप्शंस में गिवन है, तो इसलिए हमें बी को भी देखना होगा। सो बी, शिजॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। सो जब हम शिजॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात करते हैं तो इसमें हम अपने ही एक दुनिया बना लेते हैं और हम अपने ही ख्यालों में रहते हैं। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा prone to introspection and fantasy. देन शिजोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इसमें हमें लगता है कि हम अपने थॉट से दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो सी के लिए फर्स्ट होगा। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। Then next, Miss Sharma has all her students' subject marks and their totals in a spreadsheet. If she wants to find out 3 students with the highest marks in the class, which of the following options she should consider? So देखिए यहाँ पर हमें बताया गया है कि यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट मार्क्स गिवन है और उनका टोटल मार्क्स गिवन है, ठीक है। सो अब हमें ये देखना है कि
ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनके हाईएस्ट मार्क्स हैं, ऐसे 3 स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं। सो हाईएस्ट के केस में अगर हमारे पास पहले से ही सारा डेटा गिवन है, ठीक है, बट सारा डेटा तो हमने रोल नंबर वाइज अरेंज किया होगा, राइट। तो हमें तो ये देखना है कि कौन से स्टूडेंट्स के हाईएस्ट मार्क्स हैं। तो हाईएस्ट के लिए हमें डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए होगा, और हम डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे कैसे अरेंज कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ सॉर्ट ऑप्शन। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हम डेटा सेलेक्ट करेंगे, रोज एंड कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे, देन डेटा मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पर सॉर्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे। देन वहां पर बाय डिफॉल्ट ऑर्डर असेंडिंग होता है, बट हम उसे डिसेंडिंग में चेंज कर देंगे, क्योंकि अगर हमें हाईएस्ट देखना है तो हाईएस्ट तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में ही मिलेगा ना। तो हम डिसेंडिंग सेलेक्ट करेंगे और फिर ओके पर क्लिक करेंगे। सो इस तरह से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ए। The next question, instead of only thinking about how to recycle and reuse waste, we must work towards finding solutions on how to reduce the amount of waste produced. मीन्स हमें सिर्फ रिसाइकल और रीयूज के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें इस चीज के बारे में भी सोचना होगा कि जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है हम उसका अमाउंट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे अप्रोप्रिएट वे क्या है? इसके लिए हमें इको फ्रेंडली मटेरियल यूज करना चाहिए और वेस्ट एक्सचेंज करना चाहिए, ये हमारे लिए सबसे अप्रोप्रिएट वे है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। बिकॉज अगर हम वेस्ट एक्सचेंज करेंगे, जो एक के लिए वेस्ट है वो हो सकता है कि किसी और के लिए रॉ मटेरियल का काम बन जाए। उस केस में अगर हम वेस्ट एक्सचेंज कर रहे हैं, जब वो किसी और का रॉ मटेरियल बन चुका है तो अब तो वो वेस्ट नहीं रहा, तो इस तरह से हम अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड को कम कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जब आप एक क्वेश्चन को कंप्लीट करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मींस अभी तक हम फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट्स को कर रहे थे, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। जब फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको 2 लाइंस का गैप देना है। ओके, यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पुट करेंगे, इसके बाद 1 लाइन के गैप पर सभी सब पार्ट्स को करना स्टार्ट करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। अब सबसे पहले तो सेकंड क्वेश्चन में हमें 6 क्वेश्चंस गिवन होंगे और इसमें से हमें 5 अटेम्प्ट करने हैं। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द प्रोसेस डिप्लॉयड टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट लर्निंग। मींस स्टूडेंट ने कितना सीखा, ये हम कैसे समझते हैं? विद द हेल्प ऑफ असेसमेंट। इससे हमें पता चल पाता है कि कितना सीखा गया है, और जो भी सीखा गया हम उसको एनहांस कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमने पढ़ाया था, जो हमने सिखाया था, वो स्टूडेंट अच्छे से नहीं सीखे तो कहाँ पर काम करने की नीड है, या फिर अगर सीख गए हैं तो और उसे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, एनहांस किया जा सकता है। ये सभी चीजें हमें असेसमेंट के थ्रू पता चलती हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। देन नेक्स्ट, विच अमंग द गिवन टेस्ट measures aerobic capacity। aerobic capacity के लिए हम बीप टेस्ट, 600 मीटर रन और वॉक यूज करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। Then next question, which of the following rubric is not the part of skill assessment with A3 point grading scale। जब हमने A3 point grading scale की बात की थी तो इसमें होते हैं proficient, developing, needs development, बट इसमें very good नहीं होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, क्योंकि यही हमसे पूछा गया है कि कौन सा इसका पार्ट नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आइटम। हमने कुछ स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आइटम की बात की थी जो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं वाइल प्लेइंग। यहाँ पर डी ऑप्शन, ये कोई स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आइटम नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। Then next question, vertical jump test and standing broad jump test are used to measure। ये दोनों टेस्ट हम यूज करते हैं लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए। द करेक्ट ऑप्शन इज डी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द असेसमेंट। असेसमेंट को डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, यहाँ पर हमें बताना है स्पेशली फिजिकल फैक्टर्स के बारे में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, अदरवाइज आपको यहाँ पर ऑप्शंस ऐसे मिलेंगे जिसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। यहाँ पर फिजिकल फैक्टर्स के बारे में पूछा गया है, जो है एज, फिजिकल डिसेबिलिटीज एंड जनरल हेल्थ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर हमें 6 क्वेश्चंस गिवन होंगे और इसमें से हमें 5 अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट, dash indicate the plan of testing when and which student will come to the ground, which test would be conducted, data will be collected and analyzed। यहाँ पर हमसे असेसमेंट प्लान के बारे में पूछा जा रहा है, उसके एक स्पेसिफिक पार्ट के बारे में, कि ऐसा कौन सा पार्ट है असेसमेंट प्लान में जिसमें हम बताते हैं कि टेस्ट का प्लान क्या है, कब कौन सा स्टूडेंट ग्राउंड में आएगा और कौन से टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे,
डेटा कलेक्ट किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, ये सभी चीजें हम कहाँ पर मेंशन करते हैं? दिस इज मेंशन्ड इन टाइमलाइन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. देन vSIT टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड टू मेजर, ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए यूज होता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. विच ऑफ द फॉलोइंग टिप इज नॉट रिलेवेंट ड्यूरिंग द पीटीएम? तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि सभी क्वेश्चंस में आपको कीवर्ड्स पर ध्यान देना है. लाइक यहाँ पर पूछा गया है नॉट रिलेवेंट ड्यूरिंग द पीटीएम, तो अगर आपने ये ड्यूरिंग कीवर्ड मिस कर दिया तो आपको लगेगा कि ये सारी ही ऑप्शन सही हैं, बट यहाँ पर हमसे कहा गया है ड्यूरिंग द पीटीएम. सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा सी, बिकॉज ये ऑप्शन सेंड द इवेंट कंप्लीशन रिपोर्ट एंड टेस्टिमोनियल्स टू द कोऑर्डिनेटर ऑन द सेम डे, मीन्स हमें इवेंट कंप्लीशन रिपोर्ट सेंड करनी है, सबमिट करनी है एंड टेस्टिमोनियल्स देने हैं कोऑर्डिनेटर को. सो ये होता है पीटीएम के बाद, पोस्ट पीटीएम, ये पीटीएम के टाइम नहीं होता, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा सी. ठीक है, बट बाकी ऑप्शंस ए, बी एंड डी ये सभी पीटीएम के टाइम होते हैं. ठीक है, सो हमसे पूछा गया था नॉट रेलेवेंट ड्यूरिंग द पीटीएम, सो ड्यूरिंग द पीटीएम कौन सा रेलेवेंट नहीं है? सी. ओके, देन नेक्स्ट, व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस एंड एज्मा? सो इसके साइंस एंड सिम्टम्स बताने हैं. सो यहाँ पर ए एंड बी दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, ये सभी साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी. सिर्फ पहले ऑप्शन को पढ़कर अगर आप टिक कर देंगे तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस में आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, बोथ ए एंड बी. What does B stand for in DRABC? यहाँ पर B का मतलब होता है breathing. So the correct option is B. Then arrange the sequence of first aid for cuts and bruises. So जितने भी टॉपिक्स हमने चैप्टर में पढ़े हैं, ये सभी चीजें हमने चैप्टर में पढ़ी हुई हैं, राइट? एंड यहाँ पर हमने प्रोसीजर डिस्कस किया था फर्स्ट एड का. सो इसमें सबसे पहले हमें वूंड को क्लीन वाटर से साफ करना होगा. देन इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होगा सी, इफ वुंड इज ब्लीडिंग, मतलब अगर ब्लीडिंग हो रही है तो हमें उस पर प्रेशर अप्लाई करना होगा ताकि वहां पर ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाए. इसके बाद हमें इंजर्ड पार्ट को हार्ट लेवल के ऊपर रखना है ताकि ब्लीडिंग स्लो डाउन हो जाए. एंड जब ब्लीडिंग बंद हो जाती है उसके बाद हमें उसे कवर करना है क्लीन बैंडेज के साथ. सो यहाँ पर हमें करेक्ट सीक्वेंस बतानी थी. सो द करेक्ट सीक्वेंस विल बी ऑप्शन बी, ए सी डी बी. ओके, answer any 5 out of the given 6 questions. So first question, for adult and teenage victims the number and depth of recommended compression is? So number and depth of compression is 100 to 120 compression provide करने होंगे per minute and recommended compression depth होगी at least 2 inches. So the correct option is C. Then dash is an injury to a ligament caused by tearing of fibers or the ligament. इसे हम कहते हैं sprain. So the correct option is B. Then next, which of the following is not required to develop a customized emergency action plan at school level? Again, ये भी थोड़ा confusing question है and यहाँ पर हमें सभी options को देखकर ऐसा ही लगेगा कि ये सभी सही हैं, but हमसे कहा गया है स्कूल लेवल पर कौन सा रिक्वायर्ड नहीं होगा. सो स्कूल लेवल पर ऑप्शन सी, लाइफ सेविंग सिक्योरिटी इमरजेंसीज, ये रिक्वायर्ड नहीं होगा, बट बाकी सभी क्रिटिकल ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट, सिस्टमेटिक अप्रोच टू एड्रेस मेडिकल एंड एनवायरमेंटल इमरजेंसीज, रिपीटेड असेसमेंट एंड मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल, ये सभी रिक्वायर्ड होंगे कस्टमाइज इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाने के लिए स्कूल लेवल पर, बट स्कूल लेवल पर सी ऑप्शन इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. Then dash in the veins produce dark blood that seeps out slowly and steadily. So deeper cuts की वजह से ऐसा होता है. So the correct answer is D. Then what are the recommended instructions for use of cold pack for the first 48 hours? तो फर्स्ट 48 आवर्स में हमें कोल्ड पैक कैसे अप्लाई करना है? सो हमें 15 to 20 मिनट्स अप्लाई करना है. देन यहाँ पर दो ऑप्शंस है मैचिंग, तो कितने टाइम्स अप्लाई करना है? 4 to 8 टाइम्स अ डे. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. Then for the safety in the swimming pool, which of the following is not recommended to a beginner? So यहाँ पर अगेन
वही ऑप्शंस हैं जो हमें कंफ्यूज कर सकते हैं, बट हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज पर ध्यान देना है। यहाँ पर बिगनर की बात हो रही है, सो बिगनर के केस में लास्ट 3 पॉइंट्स ये सभी होने चाहिए, ये सभी रिकमेंडेड है बिगनर के लिए। बट जो ए ऑप्शन है ये एक तरह का बिहेवियर है, या फिर हम कह सकते हैं एक तरह का रूल है कि जब आप आ रहे हैं तो आपको स्टाफ को इन्फॉर्म करना है, जा रहे हैं तब इन्फॉर्म करना है। सो बिगनर के लिए ये एक सेफ्टी मेजर नहीं है, यहाँ पर हमसे स्पेशली सेफ्टी मेजर पूछा गया है, ठीक है। सो क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। सो सेफ्टी मेजर बिगनर के लिए, तो उसके लिए ये सभी सेफ्टी मेजर्स हैं। हमें स्विमिंग पूल में बिना सुपरविजन के नहीं जाना, शैलो वाटर में नहीं जाना, एंड ओपन वोन्स के साथ नहीं जाना। सो ये सभी हमारे सेफ्टी मेजर्स हैं बिगनर के लिए। बट ए ऑप्शन ये एक तरह का रूल है, ठीक है, ये सेफ्टी मेजर नहीं है। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। देन नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, यहाँ पर 6 क्वेश्चंस होंगे एंड हमें 5 आंसर करने हैं। व्हाट इज द आइडियल प्रेशर ऑफ एयर फॉर वॉलीबॉल? सो वॉलीबॉल के लिए करेक्ट होता है ऑप्शन सी 5.8 to 6.5. Then, which of the following is not a feature of special maintenance of sports facilities at least once a year? So हमें बताना है कि ऐसा कौन सा मेंटेनेंस है गिवन ऑप्शंस में से जो सिर्फ साल में एक बार नहीं उससे ज्यादा होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, मेंटेनेंस ऑफ गोल पोस्ट एंड वॉलीबॉल पोल्स। ये हमें रेगुलरली मेंटेन करने होंगे एंड इसके लिए रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत होगी, बट जो बाकी हैं ये वंस अ ईयर होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। देन व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइपिंग द डिस्प्ले केसेस सच एज containing school awards? So इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? once a week. So correct option is D. Then dash are often performed quarterly or semi-annually for in-depth investigations of the equipment and surfacing looking for wear and tear. So ऐसे इंस्पेक्शन की बात हो रही है जो क्वार्टरली या सेमी एनुअली मींस एक साल में 2 या 4 बार परफॉर्म किए जाते हैं। सो ये होते हैं लो फ्रीक्वेंसी इंस्पेक्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। Which of the following points should be considered after using the balls? Inflated balls to correct pressure, moisten the needle, inflate balls with too much air, deflate little air to avoid deform. तो हमसे पूछा गया है बॉल्स यूज करने के बाद कौन से पॉइंट को कंसिडर करना है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, ताकि वो डिफॉर्म ना हो इसलिए उसमें से थोड़ी सी हवा निकाल देंगे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेफ्टी मेजर इन द स्विमिंग पूल? सो यहाँ पर ए, बी एंड डी ये सभी सेफ्टी मेजर्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। बट ऑप्शन सी ये स्पेसिफिकली हमें एक टाइप का इंस्ट्रक्शन गिवन है कि हमें ऐसा बिहेव करना है, हमें किसी को कॉपी नहीं करना है। सो ये सेफ्टी मेजर में काउंट नहीं होगा। सो ऑप्शन सिमिलर लग रहे हैं बट हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करना होगा। सो वी विल चूज ऑप्शन सी। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड सेक्शन ए एंड नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू सेक्शन बी। तो जब आप नेक्स्ट सेक्शन पर प्रोसीड करते हैं तो सबसे पहले आप हेडिंग वहां पर मेंशन करें सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पर 2 लाइंस का गैप लीव करें और अब हम नेक्स्ट आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। ओके सो क्वेश्चन इज, यहाँ पर हमें बताया गया है मिस योगिता को अपने गांव में एक केमिस्ट शॉप स्टार्ट करनी है, बट उनको इतनी नॉलेज नहीं है मेडिसिन के बारे में, तो वो उनको अपनी सेलिंग स्किल्स पर भी डाउट है। सो वो एक फार्मासिस्ट से एडवाइस लेती हैं मेडिकल स्टोर सेटअप करने के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट टाइप ऑफ मैनेजिंग क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज? सो किस तरह की मैनेजिंग क्वालिटीज रिक्वायर्ड है? सो मैनेजिंग क्वालिटी का मतलब होता है कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं हम उसका स्टैंडर्ड बनाए रखें, सो दैट कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट एंड कस्टमर सेटिस्फाइड रहें, उनके रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल होनी चाहिए एंड वो सेटिस्फाइड रहे हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के साथ। जब हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमारा बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करता है, तो क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो कस्टमर्स हमारे पास आए हैं अगर हम उनको वो क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे जैसी वो एक्सपेक्ट करते हैं, इवेंचुअली हमारे कस्टमर्स कम हो जाएंगे। ऐसा ना हो इसके लिए हमें अपनी क्वालिटी मेंटेन रखनी होगी एंड इसके लिए हम कॉन्स्टेंटली हाई स्टैंडर्ड सेट करते हैं और उन्हें मीट करने का, उन्हें अटेन करने का ट्राई करते हैं। जब हम ये
इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी को अच्छा बनाएंगे, तो इसके लिए हार्ड वर्क और इनोवेटिवनेस दोनों जरूरी होंगे। मीन्स हमें इनोवेटिव भी रहना होगा और हमें हार्ड वर्क भी करना होगा। सो दीज क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस। And next question, Mr. Vikas Chaudhary wants to explain the working of a product to his clients. क्लाइंट्स को अपने प्रोडक्ट की वर्किंग के बारे में एक्सप्लेन करना है, तो डिजिटल प्रेजेंटेशन के बारे में हमें यहाँ पर बताना होगा कि उसके क्या एडवांटेजेस हैं, सो दैट वो उसकी हेल्प से ये प्रेजेंटेशन बना पाए। सो एडवांटेजेस बताने हैं मेनली। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्वेश्चन से स्टेटमेंट पिक कर सकते हैं। द एडवांटेजेस ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर टू मेक डिजिटल प्रेजेंटेशन आर। अब यहाँ पर टू मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हम 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं। दे आर इंटरेस्टिंग एज दे हैव फीचर्स लाइक इमेजेस, वीडियोस, एनिमेशन एंड म्यूजिक। ये सभी फीचर्स हम ऐड कर सकते हैं एंड इसमें हम इजीली चेंज भी कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आप ध्यान दें, जब हम कोई भी डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख रहे हैं जिसमें हमें पॉइंट वाइज आंसर लिखना है, सो हम पॉइंट्स के बीच में वन वन लाइन का गैप दे सकते हैं। और जो पॉइंट का नंबर होता है, लाइक यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स इंडिकेट करने हैं, तो हमने फर्स्ट सेकंड इस फॉर्मेट में इंडिकेट किया है। सो ये फॉर्मेट क्वेश्चन नंबर के साथ क्लैश नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 8, तो हम इसको 1 2 के फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे, हम इसको फर्स्ट सेकंड ऐसे फॉर्मेट में लिखेंगे जो क्वेश्चन नंबर के साथ क्लैश ना करे। ओके, एंड अगर आप पॉइंट्स लिख रहे हैं, तो इसमें अगर आपने हेडिंग लिखी है, तो हेडिंग हाईलाइट करने का आपका अपना वे हो सकता है। लाइक हो सकता है कि आप इस हेडिंग को कैपिटल लेटर्स में लिख दें, या फिर इसको अंडरलाइन कर दें, या फिर इस तरह से जब हेडिंग लिखी है, तो जब आप इसको कंटिन्यू करें, इसकी जो भी डिस्क्रिप्शन डिटेल आप लिख रहे हैं, तो इसके नेक्स्ट लाइन में आप बिल्कुल इसके नीचे से स्टार्ट नहीं करेंगे, इतना स्पेस लीव कर दें और फिर यहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, फिर जब नेक्स्ट लाइन में आएंगे तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर अगर आप इतना स्पेस लीव कर रहे हैं, तो दिख रहा है कि ये हेडिंग है इस पॉइंट के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमें अपना आंसर रिप्रेजेंट करना है। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन में पूछा गया है कि एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स कैसे नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वहां पर कितना पोटेंशियल और रिस्क है, इस चीज को इवेल्युएट कर सकते हैं। सो इसके लिए फर्स्ट वे है कम्युनिटी कंसर्न्स। मींस हम अपनी कम्युनिटी पर ध्यान दे सकते हैं कि वहां पर क्या क्या इश्यूज हैं, बिकॉज अगर हम लोकली अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वहां से भी हमें बेनिफिट मिल सकता है। देन रिसर्च विद अदर्स, जो हमारे जैसा सोचते हैं ऐसे लोगों के साथ हमें कनेक्ट करना चाहिए, सोशल ग्रुप्स में इन्वॉल्व होना चाहिए एंड लोकल स्टार्टअप ग्रुप्स को भी ज्वाइन करना चाहिए। बिकॉज जब हम ऐसे लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे, तो हो सकता है कि हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाएं। Then there are 5 dimensions, also called the big 5 factors of individual's personality. Differentiate between agreeableness and neuroticism factors of personality. So हमने FFM जो 5 factor model था, वहां पर 5 factors पढ़े थे, जिसे हमने ओशन एक्रोनिम से लर्न किया था, राइट। सो यहाँ पर हमें एग्रीएबलनेस और न्यूरोटिज्म के बारे में बताना है। एग्रीएबलनेस क्या है? जब हम ऐसी ट्रेड शो करते हैं जिसमें हम कॉपरेट करें एंड सिंपेथेटिक हो, मीन्स हम सामने वाले की बात को समझ रहे हैं एंड हम एकोमोडेट कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में, सो हम एग्रीएबल हैं। देन न्यूरोटिसिज्म, ये एक ऐसी ट्रेट होती है जहां पर इंडिविजुअल्स नेगेटिव ट्रेट शो करते हैं, जैसे एंजाइटी, सेल्फ डाउट, डिप्रेशन एंड ऐसी नेगेटिव फीलिंग शो करते हैं। सो इसमें हम दूसरों से मिलना नहीं चाहेंगे और चीजों के बारे में बहुत चिंता होगी। सो ये न्यूरोटिसिज्म के ट्रेट होते हैं। Then next, write a paragraph on your physical activity period by using articles, conjunctions, prepositions and interjections. So यहाँ पर सभी चीजों का यूज करते हुए हमें एक पैराग्राफ लिखना है। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, आप इसमें खुद से बना के भी लिख सकते हैं। बस यहाँ पर आपको किस चीज पर ध्यान देना होगा कि जो पैराग्राफ के रूल्स होते हैं वो याद रखें और इसमें आर्टिकल, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन और इंटरजेक्शन का यूज करें। ठीक है, सो हमने यहाँ पर पैराग्राफ लिखा है। आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए एंड द। कंजंक्शंस क्या होते हैं? जिससे हम डिफरेंट वर्ड्स या सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं। प्रीपोजिशन, जिससे हम पोजीशन इंडिकेट करते हैं, इन, ऑन, एट। देन इंटरजेक्शंस, ऐसे वर्ड्स जो सरप्राइज को इंडिकेट करते हैं या फिर किसी तरह के इमोशन को रिफ्लेक्ट करते हैं और इसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ लिखते हैं। सो यहाँ पर जैसे हमने लिखा है ओ, वाओ, तो ये सभी क्या है? ये सभी है इंटरजेक्शन। देन हमने लिखा है ऑन टू,
ये क्या है, ऑन टू द ग्राउंड, सो यहाँ पर ऑन टू क्या है, प्रिपोजिशन है। देन कंजंक्शन, यहाँ पर एंड, और, ये सभी कंजंक्शन है। देन आर्टिकल्स क्या है, द, यहाँ पर अ स्माइल, सो यहाँ पर ये सभी क्या है, ये आर्टिकल्स हैं। सो ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, एक पैराग्राफ का एग्जाम्पल है, बाकी इसमें आप अपनी मर्जी से भी कोई पैराग्राफ लिख सकते हैं। बस जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो सभी चीजें आपको यहाँ पर इंक्लूड करनी होंगी। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के 2 मार्क्स क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। 6 क्वेश्चन गिवन होंगे और हमें कोई 4 आंसर करने हैं। 11th क्वेश्चन, यहाँ पर हमें बेंच मार्क के बारे में बताना है। बेंच मार्क क्रिएट करते टाइम हमें कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से स्टेटमेंट पिक करेंगे, एंड जब क्वेश्चन में मेंशन है कि इतने पॉइंट्स आपको लिखने हैं, तो वो आंसर आपको फिर पॉइंट्स में ही लिखना होगा। ओके, सो टू क्रिएट अ बेंच मार्क वन शुड हैव द बिलो डिटेल्स। First, data points of that particular test from different schools and from different states. अलग अलग जगह से कलेक्ट करना है, एंड सेम एज ग्रुप के लिए कलेक्ट करना है, एंड मेल एंड फीमेल दोनों के लिए अलग अलग कलेक्ट करना होगा, क्योंकि दोनों के लिए नॉर्म डिफरेंट होंगे, एंड जितने ज्यादा डेटा पॉइंट होंगे उतने ज्यादा नॉर्म्स एक्यूरेट बन पाएंगे। यहाँ पर हमसे 4 पॉइंट्स पूछे गए थे, हमने 4 पॉइंट्स बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन समेटिव एंड डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। समेटिव इवेल्युएशन वो होती है जो हमें प्रोग्राम का आउटकम बताती है कि हमें इस प्रोग्राम से क्या सीखने को मिला, उस चीज का इवेल्युएशन करती है। जब कोई कोर्स एंड हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके एंड में ये दिया जाता है। देन डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, इसमें हमें एग्जैक्ट प्रॉब्लम के बारे में बताया जाता है। मींस प्रॉब्लम को डायग्नोस किया जाता है कि स्टूडेंट को कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, उसकी वीकनेस क्या है, एंड इसमें हमें बताया जाता है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं कि एग्जैक्टली उसका कॉज क्या है। इसे हम रेमेडियल एक्शंस के साथ फिर फिक्स कर सकते हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब आप कोई भी हेडिंग लिख रहे हैं, तो उसको या तो आप कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं या फिर इस तरह से स्पेस लीव कर सकते हैं। ठीक है, तो हेडिंग को शो करने का स्पेसिफिक वे आपको फिक्स करना होगा कि हमें कैसे लिखना है, या तो कैपिटल लेटर्स में लिख दें या फिर इस तरह से स्पेस लीव कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि हाँ, हमने समेटिव इवेल्युएशन और डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के बारे में बताया है। ओके, what do you understand by anaerobic capacity? Suggest a test to measure anaerobic capacity of the student. Anaerobic capacity का मतलब होता है हमारी बॉडी की वो एबिलिटी जिसकी हेल्प से हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हाई इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं बिना ऑक्सीजन के। एनएरोबिक, राइट। यहाँ पर बिना ऑक्सीजन की बात हो रही है, एंड इसके लिए टेस्ट का नेम भी पूछा गया है। इसके लिए हम 30 मीटर रन टेस्ट यूज कर सकते हैं, जिसमें हमें स्पेसिफिक एरिया मार्क्ड होगा, उसके बीच में स्टार्ट एंड फिनिश लाइंस के बीच में उस लाइन को, उस डिस्टेंस को कवर करना होगा। तो मिनिमम टाइम जो हमें लगा है उस डिस्टेंस को कवर करने में सेकेंड्स में, वही टेस्ट को होगा। देन व्हाट इज द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इमरजेंसी रिस्पॉन्स, एक्सप्लेन ब्रीफली। इमरजेंसी रिस्पॉन्स की क्या इंपॉर्टेंस है? जब भी कोई भी ऐसी इमरजेंसी होती है, हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो, किसी को इंजरी हो, या कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, तो ऐसे में इमीडिएट एंड टाइमली हेल्प रिक्वायर्ड होती है, ताकि हम उस पर्सन की कंडीशन को फर्दर कॉम्प्लिकेट होने से बचा सकें, उसकी लाइफ को सेव कर सकें, जब तक प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प नहीं आती। इसलिए इमरजेंसी रिस्पॉन्स जरूरी होता है। Then what are the instructions for Rice to give first aid for sprain? यहाँ पर हमें बेसिकली हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना होगा, एंड इनफैक्ट मेंशन भी है हाफ मल्टीप्लाई 4 मीन्स हर एक पॉइंट के लिए हमें हाफ मार्क मिलेगा। सबसे पहले आर मीन्स रेस्ट। हमें उस इंजर्ड पार्ट को रेस्ट पर रखना है एंड सभी एक्टिविटीज को अवॉइड करना है। आई फॉर आइस मीन्स हमें आइस अप्लाई करनी है 15 to 20 मिनट्स 4 to 8 टाइम्स अ डे, फर्स्ट 48 आवर्स के लिए, एंड उस एरिया को कंप्रेस करना है इलास्टिक रैप या बैंडेज के साथ। देन ई फॉर एलिवेट मीन्स जो भी इंजर्ड पार्ट है उसे हार्ट लेवल के ऊपर रखें, ताकि और ज्यादा लिम्ब स्वेलिंग ना हो।
देन स्पोर्ट्स सरफेस की क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए हमें कौन कौन से टिप्स स्टेप्स को फॉलो करना है। सो स्पोर्ट्स सरफेस की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए रेगुलर मेंटेनेंस ज़रूरी है। जैसे हमें पिच को साफ रखना चाहिए, लाइक वहाँ पर किसी भी तरह के स्टोन, शार्प ऑब्जेक्ट्स के पीसेस ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एंड फ्लोर को डेली स्वाइप करवाना है अगर वो सीमेंटेड फ्लोर है। एंड सिर्फ रिकमेंडेड फुटवियर ही अलाउ होने चाहिए और वहाँ पर सफिशिएंट डस्टबिन होने चाहिए ताकि कोई इधर उधर कचरा ना फेंके। सो यहाँ पर हमने 4 पॉइंट्स बता दिए हैं। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर 4 मार्क्स क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। 5 क्वेश्चंस गिवन होंगे एंड हमें कोई 3 आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रिपेयर चेकलिस्ट फॉर प्री एंड पोस्ट असेसमेंट टूल्स टू रिड्यूस एरर्स एंड इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड कंप्लीटनेस इन कैरिंग आउट एन असेसमेंट। सो हमें असेसमेंट के लिए चेकलिस्ट बनानी होगी। 3 तरह की चेकलिस्ट होती हैं। हमसे यहाँ पर स्पेसिफिकली प्री असेसमेंट एंड पोस्ट असेसमेंट के लिए चेकलिस्ट पूछी गई है। एंड 2 एंड 2 मार्क्स मीन्स प्री असेसमेंट के लिए भी 2 मार्क्स के लिए चेकलिस्ट हमें लिखनी है और पोस्ट असेसमेंट के लिए भी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे चेकलिस्ट फॉर प्री असेसमेंट। मीन्स असेसमेंट से पहले हमें कौन सी चीजें श्योर करनी है। Assessment plan shared with HOD, then students with medical issues listed and notified to the coordinator, required props or equipment for test available, marking of the ground done। ये सभी पॉइंट्स हमें असेसमेंट के पहले ध्यान रखने होंगे। देन चेकलिस्ट फॉर पोस्ट असेसमेंट, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे एक लाइन लीव करते हुए और फिर उसके लिए 4 पॉइंट्स लिखेंगे। सो जब असेसमेंट हो जाएगा उसके बाद हमें प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को इन्फॉर्म करना है, टेस्ट स्कोर अपलोड करने हैं केयरफुली एंड डेट ऑफ रिपोर्ट कब अवेलेबल होगी रिपोर्ट, इस चीज़ को कंफर्म करना है। एंड जब रिपोर्ट मिल जाती है तो इसे प्रिंसिपल, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर या क्लास टीचर को हैंड ओवर करना है। सो यहाँ पर हमने दोनों के लिए 4 पॉइंट्स बता दिए हैं। ओके, next question, why post-assessment interaction with parents is important? Suggest few tips to manage PTM. Means असेसमेंट के बाद पेरेंट्स से इंटरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है और हमें किस तरह से पीटीएम मैनेज करनी है। तो पेरेंट टीचर मीटिंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप पेरेंट्स को बता सकते हैं रिपोर्ट के बारे में, स्टूडेंट ने कैसा परफॉर्म किया है, इसके बारे में पेरेंट्स को वहां पर समझ में आएगा। सो हमें कैसे पीटीएम को मैनेज करना चाहिए। सो ये यहाँ पर क्लियरली जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिखा हुआ है 1+3। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमसे 1 मार्क के लिए पूछा गया है और सेकेंड पार्ट हमसे 3 मार्क्स के लिए पूछा गया, तो हम 3 पॉइंट्स यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, हम कैसे मैनेज कर सकते हैं पीटीएम को। तो पीटीएम 2 वे कन्वर्सेशन की तरह होती है। मींस यहाँ पर हमें भी स्टूडेंट के बारे में कुछ पता चलता है और हम भी उनके पेरेंट्स को स्टूडेंट के स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में बताते हैं। सो यहाँ पर ये 2 वे कन्वर्सेशन होगी जिसमें आप भी फैमिली से स्टूडेंट के बारे में समझेंगे और फैमिली भी आपसे स्टूडेंट के बारे में समझेगी। सो इससे स्टूडेंट की लर्निंग को एनहांस किया जा सकता है और ये भी बताया जा सकता है कि स्कूल के बाहर वो कैसे लर्न कर सकते हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। देन एम्फेसिस ऑन लर्निंग मीन्स हमें ऐसी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करनी चाहिए जिससे हम स्टूडेंट लर्निंग को सपोर्ट कर सकें, एनहांस कर सकें एंड पेरेंट्स को बताना है कि वो किस तरह से अपने बच्चों की हेल्प कर सकते हैं लर्निंग में। देन अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस मीन्स हमें पेरेंट्स को ये भी बताना है कि स्टूडेंट्स की कौन सी स्ट्रेंथ है और कौन सी वीकनेस है। सो उन्हें पता चल पाए कि कहाँ पर उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं एंड जहां पर भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो इस तरह से हम पीटीएम को मैनेज कर सकते हैं। Now the next question, what do you understand by low frequency inspection? Explain any 3 factors to determine the frequency of inspection. सबसे पहले लो फ्रीक्वेंसी इंस्पेक्शन क्या है ये बताना है। सो लो फ्रीक्वेंसी इंस्पेक्शन वो होती है जो एक साल में 2 या 4 बार परफॉर्म की जाए, मींस क्वार्टरली और सेमी एनुअली परफॉर्म होती है। इसमें इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन होगी इक्विपमेंट की, सरफेस की, देखा जाएगा वियर एंड टियर तो नहीं है। इसका एग्जाम्पल है जैसे हेविली वॉर्न चेन्स को यहाँ पर रिप्लेस किया जाता है एंड जब इंस्पेक्शन की जाएगी। सो ये होगा लो फ्रीक्वेंसी इंस्पेक्शन का एग्जाम्पल। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें 3 फैक्टर्स बताने हैं जो इंस्पेक्शन की फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करते हैं। मींस हमें कितने फ्रीक्वेंटली इंस्पेक्शन करनी है, ये किस चीज पर बेस्ड होगा। सो ये बेस्ड होगा कि हम उसे कितना यूज करते हैं और
कितना ओवर यूज करते हैं। लाइक कोई इक्विपमेंट ऐसा है जो कभी कभी यूज होता है तो वो इतनी जल्दी उसे इंस्पेक्ट करने की नीड नहीं है, बट जो इक्विपमेंट बहुत फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है तो उसे हमें फ्रिक्वेंट बेसिस पर इंस्पेक्ट भी करना होगा, उसकी इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड होगी। देन एज एंड कंडीशन ऑफ इक्विपमेंट, कितना पुराना इक्विपमेंट है एंड उसमें क्या क्या मटेरियल यूज किया गया है। देन एक्सटर्नल फैक्टर्स मींस क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, और उसे जो यूज कर रहा है उस यूजर की एज कैसी है। क्योंकि अगर कोई बच्चा है, बिल्कुल जो छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें जो भी दिए जाएंगे इक्विपमेंट वो जल्दी उन्हें खराब कर सकते हैं, बिकॉज उन्हें इतनी नॉलेज नहीं होगी कि उसे सही से कैसे यूज किया जाए। एंड कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट्स होते हैं, तो ये सभी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन को अफेक्ट करते हैं। Then what are the signs and symptoms of heat exhaustion? Suggest first aid resources for it. So यहाँ पर 2+2 लिखा है, मतलब हमें फर्स्ट पार्ट भी 2 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन करना है एंड सेकेंड पार्ट भी। सो फर्स्ट पार्ट में हम 4 शॉर्ट पॉइंट्स मेंशन कर देंगे, ठीक है। सो साइंस एंड सिम्टम्स बताने हैं हीट एग्जॉशन के। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी, हम इतना रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे या फिर हम बेहोश भी हो सकते हैं, एंड ब्रीथिंग में भी डिफिकल्टी होगी। सो दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स। देन फर्स्ट एड फॉर हीट एग्जॉशन। सो इसमें उस बच्चे को शेड में लेकर आना होगा एंड उसकी फीट को एलिवेट करना होगा, ऊपर रखना होगा। एंड अगर वो अलर्ट है, कॉन्शियस है, तो उसके हेड पर कोल्ड स्पॉन्ज, कोल्ड पैक का यूज करना होगा, उसे कूल वाटर, स्पोर्ट्स ड्रिंक देनी होगी। एंड अगर वो वॉमिटिंग कर रहा है तो साइड में टर्न करना होगा ताकि चोकिंग ना हो सके। Then the last question, what measures should be taken for the maintenance of equipment and hygiene in play area? So play area की hygiene को मेंटेन रखने के लिए, इक्विपमेंट को मेंटेन रखने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। जैसे कोई भी ब्रोकन इक्विपमेंट या प्रॉप्स नहीं होने चाहिए, मेटल इक्विपमेंट है तो वो रस्टेड नहीं होने चाहिए। प्लेग्राउंड इक्विपमेंट को ड्यूरेबल मटेरियल से बनाना होगा सो दैट वो जल्दी से खराब ना हो, वेदर से खराब ना हो। If the playground has a sandpit, check for hazardous debris such as sharp sticks or broken glass. मीन्स अगर प्लेग्राउंड में कोई भी सैंडपिट है, सो हमें चेक करना होगा कि वहां पर किसी भी तरह की कोई शार्प ऑब्जेक्ट या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जिससे किसी को खतरा हो। एंड एडवाइसेबल है कि जब भी हम उसे यूज नहीं कर रहे हैं तो उसे कवर कर दें ताकि किसी तरह का कंटेमिनेशन ना हो। देन हमें प्लेग्राउंड को क्लीन और सेफ रखना है, इसके लिए वहां पर सफिशिएंट डस्टबिन होने चाहिए एंड गार्बेज को इधर उधर नहीं फेंकना है, एंड इक्विपमेंट को प्रॉपरली यूज करना है। और अगर कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो हमें हायर ऑथोरिटीज को रिपोर्ट करना है। सो दिस इज हाउ वी कैन take care of the maintenance of equipment and hygiene in play area. ओके, सो इसी के साथ क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कंप्लीट होता है, and with this we have completed the video. So we'll meet you soon in the next video. Till then, bye everyone.